हाय, मैं डॉक्टर विश्वजीत शर्मा आज एक इरोडोव के क्वेश्चन के साथ आपके पास आया हूँ। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन पे बेस्ड है एंड इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन की। तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, अ प्लैंक ऑफ मास m1 विथ अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक प्लैंक है जिसकी मास m1 है एंड एक बार है, बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट, एंड इसके ऊपर एक बार है जिसकी मास है m2। ये इसके ऊपर में है। अ प्लैंक ऑफ मास m1 एंड अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये प्लैंक किसके ऊपर है? एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर में है। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल है मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स मेरी जीरो हो रही होगी क्योंकि ये स्मूथ है, एंड a horizontal force growing with time t as f equal to at, a is constant। एक फोर्स है जो टाइम डिपेंडेंट है at, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर इज अप्लाइड टू द बार, बार पे अप्लाई हो रहा है। तो एक फोर्स f इक्वल टू at इस ऊपर वाले बार पर अप्लाई हो रहा है। ध्यान रहे ये बीच वाली सरफेस स्मूथ नहीं है। फाइंड हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक ओमेगा वन। तो अगर हम इसकी एक्सेलरेशन लेते हैं ओमेगा वन, एंड ऑफ द बार ओमेगा टू, एंड इसकी एक्सेलरेशन लेते हैं ओमेगा टू, डिपेंड ऑन टी। तो हमें जानना है ओमेगा वन इज व्हाट एंड ओमेगा टू विद द फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू व्हाट। नाउ हमें और भी पूछा गया है, कुछ डेटा दी गई है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड द बार इज इक्वल टू के। तो यहां पर फ्रिक्शन लग रही है जिसकी कोफिशिएंट है के। ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट ऑफ दिस डिपेंडेंसेस। हमें इसकी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू इसकी हमें ग्राफ भी बनानी है। ओवरऑल ग्राफ कैसे दिखेगी ये ग्राफ, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ टाइम जोन होगा। पहले टाइम जोन में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट टाइम जोन में, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा कि t इक्वल टू जीरो पर ये फोर्स जीरो होगा, तो ये दोनों मास साथ में रहेंगे। और धीरे धीरे फोर्स ग्रो भी होता जाएगा तो दोनों मास साथ में ही रहेंगे, क्योंकि यहां मेरी एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। तो और नीचे की सरफेस चूंकि स्मूथ है तो ये दोनों मास साथ में ट्रेवल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में टी इज स्मॉलर देन टी डैश। ये टी डैश क्या है पता चलेगा आगे। अगर ये हम देखेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी कुछ ऐसी, जहां पर हमारी एक मास m1 होगी एंड m2 होगी, एंड यहां पर एक फोर्स लग रही होगी F, एंड ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे होंगे एक ओमेगा एक्सेलरेशन से, m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा, मास इंटू ओमेगा, इस फोर्स की वजह से। तो यहाँ अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? यहाँ इक्वेशन होगी a इंटू टी इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू at बाई m1 प्लस m2। कुछ मेरी ये सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज पे। अब मेरी जो नेक्स्ट फेज होगी वो हम मान के चलते हैं t इज ग्रेटर देन टी डैश। जब ये F जो फोर्स है वो ओवरकम कर जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स को, तो जो मेरी एटी फोर्स होगी वो मेरी ओवरकम कर जाएगी, ये मेरी ओवरकम करेगी फ्रिक्शन फोर्स को। फ्रिक्शनल फोर्स, तो इससे क्या होगी? इससे
M1 तो मूव करेगी ही, M2 भी मूव करेगी इसके ऊपर में, M1 के ऊपर में स्लाइड करेगी, तो दोनों के ऊपर अलग अलग एक्सेलरेशन होगी। तो इसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहां पर ये होगी मेरी M2। M2 में क्या होगी? M2 में एक मेरे पास एक ओमेगा M2 इंटू ओमेगा 2, इधर ये एक्सेलरेट कर रही होगी, किसकी वजह से? ये फोर्स की वजह से, जिसकी वैल्यू होगी F इक्वल्स टू AT, एंड पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी जिसकी वैल्यू होगी K। अगर यहाँ पर मैं लेता हूँ नॉर्मल फोर्स एंड नीचे लेता हूँ मैं M2G फोर्स, तो यहाँ होगी K इंटू नॉर्मल। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू लिखूँ तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी इस फोर्स की वजह से, एंड फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं माइनस करूंगा तो ओवरऑल एक्सेलरेशन आएगी। दैट मीन्स AT माइनस K इंटू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है M2G, M2 इंटू जी इक्वल्स टू M2 इंटू ओमेगा 2। तो हमारे पास एक वैल्यू आई ओमेगा 2 इक्वल्स टू AT माइनस K इंटू M2G अपॉन M2। ये हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू आई है। एक और फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएंगे ये M1 का, तो हमारे पास ये M1 होगी, एंड इस M1 पर ये आगे मूव कर रही होगी ओमेगा 1 इंटू M1, ओमेगा M1 इंटू ओमेगा 1, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसकी वजह से होगी? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे रखी है, ये जो बॉडी मूव करना शुरू हुई है, ये साथ ही साथ फ्रिक्शन की वजह से इस बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएगी। तो यानी यही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही वो लगेगी यहाँ पर, और किस डायरेक्शन पे लगेगी? ये एक्स डायरेक्शन पे लगेगी, K इंटू एन। जो ये n की वैल्यू थी वो मेरी थी M2G, तो K इंटू M2 इंटू जी, ये वैल्यू, ये n इक्वल टू M2G है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इक्वल्स टू M2 इंटू जी। तो अब मैं यहाँ अगर इक्वेशन लिखूंगा तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? ये होगा M1 इंटू ओमेगा 1 इक्वल्स टू K इंटू M2G। तो मेरी ओमेगा 1 की वैल्यू हो गई K M2G बाई M1। तो ये मेरी हो गई ओमेगा 1 की वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? अब एक टाइम आएगा जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, T इक्वल टू T डैश। ये जस्ट इस फोर्स की वैल्यू उतनी हो जाए जब ये फोर्स जस्ट ये ओवरकम करने वाला हो, मतलब कि जस्ट ये इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर जाए, तो उस समय मान के चल सकते हैं ये फोर्स इसको, ये दोनों की वैल्यू जस्ट ओमेगा 2 और ओमेगा 1, जस्ट वो वैल्यू जो कॉमन वैल्यू थी ओमेगा, उससे डिफर कर जाएगी। तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा 1 हो जाएगी उस केस में। यानी ये फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाए कि ये मास इसके ऊपर स्लाइड जस्ट करना शुरू करे, तो मान के चल सकते उस समय जस्ट स्लाइड करने से पहले ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं जस्ट उस कंडीशन से पहले, क्योंकि बाद में ये दोनों अलग हो गई, ये दोनों कभी ना कभी सेम हुई होगी, क्योंकि ये कंडीशन और इस कंडीशन के बीचों बीच। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहां पर आएगी AT, तो AT माइनस KM2G अपॉन M2 इक्वल्स टू K इंटू M2G बाई M1। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी होगी AT इक्वल्स टू K इंटू M2 इंटू G इंटू M2 बाई M1, एंड ये M2 इधर चले जाएगी, M2 बाई M1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगी K इंटू M2 इंटू जी।
तो अगर हम इसे देखेंगे तो ए टी इक्वल्स टू के इंटू एम टू जी, के इंटू एम टू जी ये कॉमन आ जाएगी, के एम टू जी ये कॉमन आ गई, तो एम टू बाई एम वन प्लस वन, एम टू बाई एम वन प्लस वन, तो ये वैल्यू आ जाएगी एम वन प्लस एम टू इंटू के एम टू जी बाई एम वन, ये हो जाएगी मेरी ए टी। ये कब है? ये टाइम इक्वल टू टी डैश पर है, तो मैं इसे टी डैश करता हूँ, ये टी डैश पर। तो टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू एम वन प्लस एम टू बाई एम वन इंटू के एम टू जी बाई ए, ये ए नीचे आ जाएगी। तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी टी नॉट की, टी डैश की, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेरी फोर्सेस होंगी। तो अगर इसे हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो यहाँ पर मेरी टाइम होगी, यहाँ पर मेरी ओमेगा होगी। तो अगर देखेंगे तो जीरो में अगर देखेंगे तो ओमेगा जीरो ही होगी, और उसके बाद एक कॉमन ओमेगा होगी टाइम टी डैश पर। अगर हम इस यहाँ पर अगर ये हम टाइम टी डैश बनाते हैं, टी डैश, तो टी डैश, तो यहाँ पर ये ग्राफ टी डैश तक मेरी एक इक्वल फोर्सेस आ रही होगी, एंड इसके बाद जो मेरी ओमेगा वन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं होगी, तो यानी वो हो जाएगी मेरी कांस्टेंट। ये रही कॉमन ओमेगा, ये हो जाएगी मेरे ओमेगा वन, एंड ये जो होगी ओमेगा टू वो हो जाएगी मेरी ए टी माइनस के एम टू जी बाई एम टू, ये कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएगी। ये अगर हम दिखाएंगे कुछ ऐसे, ये हो जाएगी मेरी ओमेगा टू। तो ये रहा क्वेश्चन और ये रहा सॉल्यूशन। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, और अधिक जानकारी के लिए मुझसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।